हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास के अंदर। क्लास 5 चैप्टर 1 वही ऑडिट बेसिक इंट्रोडक्शन। पहले तो हमको ये लग रहा होगा कि ये चैप्टर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वास्तव में सही बात है कि चैप्टर काफ़ी बड़ा है इसमें, क्योंकि हमें प्रीवियस क्लासेस की स्टडी भी करनी होती है और काफ़ी हद तक इसमें नॉलेज है ना। बेसिक इंट्रोडक्शन नाम से ही ऑडिट के बारे में बता दिया गया है आपको। तो इस चैप्टर को हमें ध्यान से पढ़ना है और इम्पोर्टेंट भी एक जो यूनिवर्सिटी एग्जाम उसमें एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, और जो अदर कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए ये वाला चैप्टर। तो अब देखिए इसमें आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारे पास में काइंड्स ऑफ ऑडिट, टाइप्स ऑफ ऑडिट की ऑडिट जो अंकेक्षण है वो हमारा कितने प्रकार का होने वाला है। तो आइए आज के हम स्टडी करते हैं अंकेक्षक के प्रकार, काइंड्स ऑफ ऑडिट। तो देखिए हम पहला यहाँ पर बहुत सारे काइंड्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्रकार आपको बताए गए हैं। तो मैंने यहाँ पर जो मेजर लिए शायद 10 से ज़्यादा में लिए, 10 या 11 लिए हैं। किसी बुक में 7 है, किसी बुक में 8 है और किसी बुक में इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, 15 तक भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो इसमें कुछ तो साइंटिफिक है जिनको हम चेंजेस नहीं कर सकते, वो वैसे वैसे रहने वाले। कुछ लोग अपनी तरफ से बना देते हैं, मतलब हर एक जो प्रोफेसर है, हर एक एडवाइज़र है, वो अपनी तरफ से बना सकता है कि इस तरह की ऑडिट भी होनी चाहिए। यहाँ पर हम बात करते हैं, पहला जो बात करते हैं वो है पूर्ण अंकेक्षण, कंप्लीट ऑडिट। अब देखिए पूर्ण ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट के नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंप्लीटली ऑडिट हो जाती है, मतलब कंप्लीट वर्क होने के बाद की जाने वाली जो ऑडिट है उसे बोलेंगे पूर्ण ऑडिट। इसके कुछ निकनेम्स यहाँ लिखे हुए हैं, कुछ निकनेम्स से आपको हमेशा याद रखना है। इसको आप क्या क्या बोलेंगे, पीरियडिकल बोलेंगे, पीरियडिकल से होता है सामयिक, ठीक है। अब सामयिक क्यों बोलेंगे इसका रीज़न जानिए। एक पीरियड, अपना पीरियड कौन सा होता है, फाइनेंशियल ईयर। जैसे नॉर्मली अपना फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो उस फाइनेंशियल ईयर वो अपना एक पीरियड होगा, उस पीरियड की आप ऑडिट करवा रहे हो, इस कारण से बोलते हैं पीरियडिकल ऑडिट। हो सकता है फाइनेंशियल से, जैसे आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपका फाइनेंशियल 12 महीने का ना होकर 10 महीने का हो, 8 महीने का हो, कितने महीने कम भी हो सकता है। तो नॉर्मली जो अपन फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट कराते हैं, पीरियड के जो किए गए कार्य हैं उसकी ऑडिट करवा रहे हैं अपन, उसके कार्य को, पूरे कार्य को ऑडिट करवा रहे हैं, इस कारण से बोलते हैं सामयिक है, पीरियडिकल। इसके बाद में बात करते हैं वार्षिक। वार्षिक क्यों नाम दिया गया, वार्षिक नाम इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि ये वर्ष भर के कार्यों का किया जा रहा है, ठीक है। हर साल की जाने वाली ऑडिट होती है ये वार्षिक, तो कंप्लीट ऑडिट से बोलते हैं। फाइनल ऑडिट क्यों बोलते हैं, अंतिम खाते जो फाइनल अकाउंट्स आपके उसके बनने के बाद में की जाने के कारण से बोलते हैं फाइनल ऑडिट। बैलेंस शीट ऑडिट भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि फाइनल अकाउंट्स के अंदर एक पार्ट है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनने के बाद में ही जो की जाती है ऑडिट उसे बोलते हैं बैलेंस शीट ऑडिट। आपने देखा होगा कि सबसे लास्ट के अंदर हम जब अकाउंट्स जब हम पढ़ते हैं, सबसे हमारी रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद में हम बनाते हैं अकाउंट्स ओपन करते हैं, फिर बाद में ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, बैलेंस निकालेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट बनने के बाद में की जाने वाली ऑडिट इस कारण से बैलेंस शीट ऑडिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से के निकनेम्स बनाए। वापस से देख लेना, पीरियडिकल ऑडिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक पीरियड विशेष की होती है। एनुअल ऑडिट वार्षिक होते हैं, वार्षिक खाते बनने के बाद किए जाते हैं, हर वर्ष की जाती है, इस कारण। अंतिम ऑडिट, अंतिम खाते बनने के बाद, अंतिम खाते इसका मतलब यहाँ पर आपको ट्रेडिंग P&L अकाउंट बैलेंस शीट बनने के बाद है, और इसी कारण से बैलेंस शीट ऑडिट भी बोलते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट के बाद में की जाने वाली ऑडिट है, इस कारण से बोलते हैं बैलेंस शीट ऑडिट। अब देखिए इसके बारे में कुछ बातें, कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर की जाती है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसके ख़त्म होने के बाद में इसे स्टार्ट किया जाएगा, 31 मार्च के बाद में इसे स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स है आपके, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट है, P&L अकाउंट है, ये सब बनने के उसके बाद में ही स्टार्ट किया जाएगा। एक बार में इसे पूर्ण कर दिया जाता है, जैसे ऐसा नहीं से टुकड़ों में वर्क करेंगे। टुकड़ों से वर्क से मतलब यहाँ केवल ऑडिट की बात की जा रही है कि ऑडिट का जो काम है वो एक ही बार में किया जाएगा। एक बार में मतलब जब भी ऑडिट स्टाफ ने स्टार्ट किया तो वो 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन या महीने भर जितना टाइम लगा था उसके अंदर वो इसे कंप्लीट कर लेगा। अंतिम खाते तैयार होने के बाद में फाइनल अकाउंट्स आपके बन जाते हैं, इस कारण से अपन क्या बोलते हैं, फाइनल ऑडिट भी बोलते हैं इसे। तो इस तरह से इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वो मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। आपको इसके जो निकनेम्स है वो याद रखना है, ऐसा क्यों बोला जाता है वो भी ध्यान रखना है। पीरियडिकल ऑडिट्स एक विशेष पीरियड का होता है ये हमारे पास में, जो भी हमारा नॉर्मली फाइनेंशियल होता है। वार्षिक ऑडिट आपको बताया गया था कि वर्ष के अंत में एक बार में की जाती है। फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद फाइनल ऑडिट, बैलेंस शीट के बाद बनने जाने बैलेंस शीट ऑडिट बोलते हैं इसे। तो ये हमारे पास में हो गया पूर्ण कंप्लीट अंकेक्षण। कंप्लीट अंकेक्षण क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे काम हो चुके हैं उसके बाद में किए जा रहे हो और एक ही बार के अंदर आप पूरा वर्क कर लेते हो, इस कारण से बोलते हैं कंप्लीट ऑडिट, पूर्णकृत अंकेक्षण भी से बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, सेकंड अपन पढ़ेंगे आंशिक ऑडिट, पार्शियल ऑडिट। तो पार्शियल ऑडिट क्या होता है, जब आप किसी भी, आप इस पर नोट करें, किसी भी बिजनेस है, कोई भी व्यवसाय है, कोई भी संस्था का व्यवसाय है, उसके लेखे जोखों की, उसके हिसाब किताब की जो पुस्तकें हैं उसकी संपूर्ण जांच न करके केवल एक हिस्से की जांच कर रहे हो तो उसे बोलते हैं अपन आंशिक अंकेक्षण, पार्शियल ऑडिट बोलते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए एक व्यापार ऐसा है जहाँ का कंट्रोल आपके सेल्फ के द्वारा किया जा रहा है, आपके बेटे के द्वारा किया जाता है, आपके ब्रदर वगैरह किया जा रहा है,
और कुछ काम उसका हिस्सा है ना वो आप दूसरे व्यक्ति से कराते हो, जो आपके बाहरी व्यक्ति, जो बाहरी अपॉइंटमेंट व्यक्ति हैं उनसे कराते हो। तो ये तो आप इंटरनली व्यक्ति हो गए। तो आप क्या चाह रहे हो कि इन पे तो आपको पूरा भरोसा है कि ये तो कोई गलती कर नहीं सकते, ये तो खुद के ही आदमी हम, और ये बाहर के व्यक्ति हो सकता है इन्होंने कोई फ्रॉड वगैरह कर दिया हो, तो आप इनके हिस्से की ऑडिट करना चाहते हो, केवल जो बाहरी हिस्सा है उसकी ऑडिट करना चाह रहे हो। तो इस केस के अंदर जब बाहरी व्यक्तियों कार्य किए गए कार्यों का आप ऑडिट करा रहे हो, तो इससे अपन बोल सकते हैं आंशिक अंकेक्षण। ये एक एग्जाम्पल लिया गया है। आंशिक अंकेक्षण क्या होता है, मतलब एक या तो पर्टिकुलर टाइम की कुछ बुक्स ले लीजिए, या पर्टिकुलर सारी लेखे जोखों की ऑडिट ना करके आप कुछ हिसाब किताब की पुस्तकें उनकी आप ऑडिट कर रहे हो, तो इससे अपन बोलेंगे आंशिक अंकेक्षण। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इसके बाद में तीसरा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में लिखा भी यहाँ ज़्यादा है और एग्जाम में इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन बन जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आप यहाँ पर टिक कर लीजिए, ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आपके लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूस ऑडिट। अब देखिए नाम से ही पता चला है कंटिन्यूस ऑडिट मतलब जो ऐसा कार्य, ऑडिट का ऐसा कार्य जो कंटिन्यू चलने वाला है, लगातार चलने वाला है, जो एक बार में कंप्लीट नहीं होने वाला है बल्कि आपको टुकड़ों में बार बार करते रहना पड़ेगा। ठीक है, उसे हम बोलेंगे चालू अंकेक्षण। अब कैसे, कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है, जहाँ लेन देन बहुत अधिक हो, जो बड़ा व्यापार है, जहाँ पर बहुत सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपका सबसे दी बेस्ट एग्जाम्पल है बैंक। बैंक के अंदर हम जानते हो दिन भर में कितने सारे कस्टमर आते हैं, हर व्यक्ति पैसे निकलाने, जमा कराने के लिए, चेक वगैरह, एटीएम, डेबिट कार्ड, इस सारी प्रॉब्लम्स को दिखाते हैं। सबके साथ में एक बिजनेस ट्रांजेक्शन जुड़ा रहता है, हर एक व्यक्ति के साथ में बिजनेस ट्रांजेक्शन जुड़ा रहता है। ऐसा तो है ही नहीं कि आप बैंक जाते हो, गप्पे लड़ा कर वापस आ जाते हो। आप हमेशा कोई ना कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन वहाँ पर करते हो, इसलिए आप जाते हो। बहुत कम केस तो रेयर होता है कि आप बिना बिजनेस ट्रांजेक्शन किए बिना ही वहाँ से वापस आ जाते हो। तो इस केस में आप देखो, साल भर में किसी बैंक के देखोगे तो वहाँ बहुत सारे वाउचिंग फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, एक रूम भर जाएगा। इस केस के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि ऑडिटर सबसे लास्ट में आए, वो तुरंत है ना वहाँ पर ऑडिट कर ले। और यदि ऑडिटर सबसे लास्ट में आता ऑडिट करता है तो वो बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठाएगा, तो जो हमारे बैंक के जो कर्मचारी उनका जवाब भी नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको दिन भर में इतने सारे ट्रांजेक्शन करते हैं वो लोग, और जब आप एक साल बाद में उनके ट्रांजेक्शन के बारे में पूछोगे भाई आपने गलत किया है, सही किया है, क्या किया है, तो कुछ ना तो उसमें सुधार कर पाएंगे, ना आगे से अपनी गलती सुधार कर पाएंगे, वो गलत हो चुका होगा मतलब काम। तो इस केस के अंदर सब परेशानी से बचने के लिए, इससे जहाँ लेन देन बहुत अधिक है वहाँ पर कंटिन्यूस ऑडिट की जाती है, अधिकतर ये बैंकों में की जाती है। देखिए इसमें क्या होता है, पूरे वर्ष भर कार्य के साथ साथ चलता रहता है। जो ऑडिट का जो कार्य है आपका, जो ऑडिट जो प्रोग्राम है, वो आपका जो भी बिजनेस है उसके साथ साथ चलता रहेगा। जैसे आप बैंकिंग व्यवहार सारे दिन व्यवहार चलते रहते हैं, वैसे ऑडिट भी ये ना चलती रहेगी। चाहे वो हफ्ते भर में एक बार करे, चाहे हफ्ते में 2 बार जाकर करे, चाहे वहाँ डेली 1 घंटे के लिए जाकर करे, चाहे महीने में 4 बार जाकर करे। कैसे भी है, ऑडिट का जो अंकेक्षक का जो स्टाफ है, जो ऑडिटर है, ऑडिटर की जो टीम है, वो वहाँ पर जाएगी। और हो सकता है प्राय मैं बताऊं इसमें ऐसा क्या होता है, जो बैंकों का बहुत सारे रूम्स होते हैं उसमें से एक रूम पर्टिकुलर उन्हीं के लिए अलॉट कर दिया जाता है, उसे ऑडिट रूम के नाम से दे दिया जाता है। वहाँ पर ऑडिट का स्टाफ आता है, बैठता है, वो अपने हिसाब से आता जाता है, वो अपने हिसाब से फाइलें मांग लेता है। वो चाहे तो हफ्ते में 2 बार आए, हफ्ते में 3 बार आए, वो चाहे तो डेली आए, डेली चाहे 2 घंटे के लिए आए, तो वो हिसाब से मतलब आता जाता रहता है। कोई जरूर नहीं है कि मैं हर हफ्ते आना ही होगा उसे, ये जरूर नहीं है हर 2 दिन में आना ही होगा। उसका जो पीरियड है वो निश्चित नहीं है, लेकिन वो जब भी आएगा मतलब, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा वो हर टाइम आपके पास आएगा और काम करके जाएगा। वो अपना काम का और बर्डन नहीं होने देगा, काम करता रहेगा। पूर्ण चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक का स्टाफ नियोक्ता के कार्यालय समीक्षा दिन संपूर्ण अवधि बना रहता है या फिर अंतराल में आता रहता है। तो इसमें चालू अंकेक्षण, पूर्ण चालू अंकेक्षण किसे बोला गया है, जहाँ पर आपको फुल कंप्लीट आपको बोले कि आपके पास हम नाम तो दे लिया, आपने नाम क्या बताया था इसका, कंटिन्यूस ऑडिट। तो कंटिन्यूस ऑडिट के अंदर भी आप यदि बात करो कि नहीं साहब ये तो फुल कंटिन्यूस ऑडिट है हमारा प्रोग्राम है, तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो स्टाफ है वो नियोक्ता के कार्यालय में, जो आपका एम्प्लॉयर है, जिसका ऑफिस है, उसके अंदर संपूर्ण अवधि के लिए बना रहेगा। आप हर साल, पूरे साल भर वहाँ आते जाते रहेंगे वहाँ पर, चाहे आप 2 महीने में 10 बार जा रहे हो, 20 बार जा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप उनको वहाँ पर एक रूम, एक सीट अलॉट हो जाती है। वहाँ पर आप जब चाह जाओ आप कोई सी वाउचिंग फाइल मांग लेते हो, या फिर अंतराल में आता जाता रहता है। हो सकता है बहुत ज़्यादा बड़े हो, बहुत ज़्यादा बिजनेस ट्रांजेक्शन हो, तो वहाँ पर मैं बता रहा हूँ डेली ही जाना पड़ता है अलग अलग ऑडिटर्स को, चाहे 2 घंटे ले जाएँ, चाहे कभी 4 घंटे ले जाएँ, कभी कम टाइम, कभी ज़्यादा टाइम रुकना पड़े उन्हें, लेकिन जाते रहते हैं, ऑडिटर का स्टाफ वहाँ जाता रहेगा। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं क्या, जब इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है, जब एक अंकेक्षक निश्चित या अनिश्चित समय अंतराल में, तो मैंने बताया ना निश्चित अनिश्चित समय अंतराल होता है, मतलब जो आपका टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं है भाई आपको हफ्ते में 2 बार आना है, 3 बार आना है, या हर हफ्ते आना तो हर हफ्ते आना पड़ेगा, नहीं, आप हफ्ते में 4 बार भी हो सकते हो, किसी हफ्ते में छुट्टी भी करना चाहो तो पूरा छुट्टी कर सकते हो। तो समय अंतराल में पूरा जो वित्तीय कार्य, जो आपका फाइनेंशियल पीरियड है, जो भी आपका बिजनेस ईयर है, व्यवसाय में आकर, बिजनेस में आकर आप उस दिन के हिसाब किताब की जाँच करता है तथा उसे चालू अंकेक्षण कहते हैं।
तो इसमें क्या हुआ, जब एक अंकेशक की बात की जा रही है, एक अंकेशक है निश्चित या अनिश्चित समय अंतरालों में वित्तीय फाइनेंशियल पीरियड के दौरान व्यवसाय में आकर उसी दिन के हिसाब किताब की जांच करता है, तो उसे चालू अंकेक्षण कहते हैं। अब चालू अंकेक्षण जहाँ लेन देन और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर तुरंत पश्चात अंतिम खाते बनाने होते हैं वहाँ आवश्यक होता है। तो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि चालू अंकेक्षण कहाँ पर जो किया जाएगा, चालू अंकेक्षण वहाँ किया जाता है जहाँ बिजनेस बहुत बड़ा हो, आपका बिजनेस क्या है बहुत बड़ा जाने वाला है। तो इस केस के अंदर हम छोटे जो ऑडिट है और ऑडिट प्रोग्राम है वो वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनसे हम तुरंत रिजल्ट नहीं ले सकते हैं, हमें वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे प्रकार से हमारी जो बैलेंस शीट ऑडिट है वो हो ही नहीं पाएगी, ऑडिट हमारा पूरा काम कर ही नहीं पाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियाँ, इन सबसे बचने के लिए हम ऐसा करते हैं। एक चीज़ और है यहाँ पर, यदि मान लीजिए आपको ये बोला जाए एग्ज़ाम के अंदर किसी भी या फिर आपसे कोई पूछता है कि हमें तुरंत ही जैसे आपको 31 मार्च कंप्लीट होती है और तुरंत आपको फाइनल अकाउंट्स चाहिए, आपको बोला जाए कि हमें तुरंत फाइनल अकाउंट्स चाहिए, तो आप फाइनल अकाउंट्स कौन सी ऑडिट को आप फॉलो करोगे कि आप तुरंत फाइनल अकाउंट्स दे सकते हो? तब आपका आंसर वहाँ पर जाएगा कि हम ऐसा तभी दे सकते हैं जब हमने कंटिन्यूस ऑडिट को अपनाया हो। क्योंकि जब आप कंटिन्यूस ऑडिट को अपनाओगे तो फिर उस केस के अंदर आप बता सकते हो कि हम तुरंत तैयार हैं अपनी बैलेंस पे फाइनल आंसर देने के लिए। अब इसके बाद में आगे हम इसके अंदर चर्चा करते हैं एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट। तो चालू अंकेक्षण है वो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, तो एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट, चालू अंकेक्षण के जो अपन यदि लाभ और हानियाँ की यदि चर्चा करना चाहें तो हमारे पास में क्या बनने वाले हैं उनके ऊपर हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आगे हम देखें एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट, चालू अंकेक्षण के हम लाभ देखते हैं। लाभ क्या है? कर्मचारियों पर नैतिक दबाव रहता है, उनके ऊपर मॉरल प्रेशर उनके ऊपर बना हुआ रहता है हमेशा। जो आपका जैसे एक बैंक है तो बैंक के जो कर्मचारी उनकी यदि मालूम उनके कार्य की तुरंत ही ऑडिट होने वाली है, एक तो ऑडिट होगी साल भर बाद में, तो साल बाद कब किसने किसको क्या देखा है? आपको कभी लगा है क्या आप कभी स्कूल कॉलेज में गए और आपको एक साल बाद किसी कार्य के लिए पनिशमेंट मिला हो? ऐसा कभी नहीं होता है। यदि आपने कोई गलती करी है और आपको यदि तुरंत पनिशमेंट मिल गया तो ठीक है, नहीं 2 दिन बाद 1 दिन बाद कोई नहीं पूछने वाला कि आपने कल क्या गलती करी थी। ठीक है, तो इस तरह से क्या यहाँ पर नैतिक दबाव बन रहता है उनके ऊपर कि यार हमारे कार्य को कोई ना कोई भी टेस्ट करने वाला है, तो इससे बढ़िया है कि अच्छा ही काम करे, कोई मतलब कोई भी लापरवाही नहीं करे जिससे कि मतलब कोई गबन हो जाए, कोई फ्रॉड हो जाए, कुछ हो, ऐसा नहीं सोच सकते हैं यहाँ पर। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो अप टू डेट रहती है, आपकी जो लेखा पुस्तकें हैं वो अद्यतन रहती है, मतलब अप टू डेट रहती है, मतलब आपके रेडी टू यूज रहती है, समय के अनुसार रहती है वो हमेशा। ठीक है, आप कभी भी कोई सी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कपट व त्रुटियाँ जो आपके पास में जो फ्रॉड्स है, जो एरर्स है, उनको प्रारंभिक अवस्था में मिल जाती है, वो जैसे ही वो फ्रॉड्स होने लगती है तुरंत मिल जाती है, तो उस एम्प्लॉय को समझाया जा सकता है यार आपके द्वारा ये गलती की जा रही है या हो रही है, तो इसके अंदर तुरंत बदलाव लेकर आइए, या उस सीट से उस व्यक्ति को हटाकर रिप्लेस कर दिया जाता है। ऐसा अपन सलाह एडवाइस देता है, ऑडिटर ऐसा करता नहीं काम, ऑडिटर ऐसी सलाह एडवाइस देता है कि आपके द्वारा ये मिस्टेक की जा रही है, वहाँ मैनेजर को चीज़ बता देगा, तो मैनेजर चाहे तो डिसीजन ले सकता है कि यार या तो इस एम्प्लॉय को हटाया जाए, इसको दूसरी सीट पे काम करवाया जाए, यहाँ पर किसी और व्यक्ति को लगाया जाए, या फिर उससे ट्रेनिंग की ज़रूरत है उससे ट्रेनिंग दी जाए। अधिक सघन जांच हो जाती है इसके अंदर, एक मतलब इसके अंदर डीप टेस्ट है वो इसके अंदर चलता है, विस्तृत जांच है, ये एक बड़ी जांच हो जाती है इसके अंदर। प्रबंधकों को सही समय पर सलाह मिल जाती है, ये वही बात है, यदि 1 साल बाद जैसे 1 साल बाद कोई सलाह दे तो 1 साल के अंदर बहुत सारी गलतियाँ कर चुका होगा, फिर उस एडवाइस का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि वो एडवाइस बहुत डिले के बाद में मिलने वाली है, जब तक बहुत सारी गलतियाँ कर चुका होगा। अंतिम खाते शीघ्रता से बन जाते हैं, इसकी सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपके जो फाइनल अकाउंट्स है तुरंत बन जाएंगे, क्योंकि आपने कंटिन्यू साल भर में ऑडिट करी है तो हमें वहाँ गलतियाँ तो बची है ही नहीं, गलतियाँ नहीं बची है, सब कुछ कार्य बिल्कुल अप टू डेट हो रहा है, सारी रिकॉर्डिंग आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, तो फिर आपका फाइनल अकाउंट्स तो बहुत जल्दी बनने वाले हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ डिसएडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट। तो चालू अंकेक्षण के जो अपन लॉस हैं वो क्या है? ये अधिक खर्च है वास्तव में। यदि मान लीजिए आपका जो ऑडिट स्टाफ है वो साल भर आपके यहाँ रुकने वाला है, तो वो खर्चा कहाँ से उनको जो अपना उसका ऑडिट का जो स्टाफ है उसको सैलरी देगा, सैलरी कहाँ से देगा? वो आपकी फीस से ही देगा, आपसे ज़्यादा पैसा वसूल करने वाला है। छोटे व्यापार के लिए अनियुक्त है, तो छोटे व्यापार की जरूरत ही नहीं होती, उसको डेली इतने ट्रांजेक्शन होते ही नहीं कि वो इस तरह का वर्क करवाए। कर्मचारियों का कामकाज प्रभावित होता है। कभी कभी क्या होता है कि मतलब जैसे वो ऑडिटर है
वो बार बार उनको बुलाते हैं, स्टाफ बुलाते हैं, आप ये ला कर दीजिए, वो ला कर दीजिए, इसको ऐसा क्यों किया गया, इसको बताइए, रीजन बताइए, इसको ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे। बार बार उनसे ऐसा क्वेश्चन करते हैं, बार बार उनको अपने सीट से उठाकर अपने पास में बुलाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो अपनी टाइमिंग अपनी सीट पर नहीं दे पाते, उनका माइंड डाइवर्ट होता है और इससे वो परेशानी महसूस करते हैं। तो उनका कामकाज, जो वर्किंग स्टाइल, वो प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट है, संस्था की जो कर्मचारी है, जो अंकेक्षण के स्टाफ के मध्य औपचारिक संबंध बन जाते हैं, मतलब दोस्ताना व्यवहार बन जाता है। कभी कभी देखिए, हम सब ह्यूमन बीइंग नेचर के पर्सन है। यदि मैं आपके घर आता हूँ या आप मेरे पास में आते हैं तो हम, जाहिर सी बात है, हम नमस्ते हाय हेलो करेंगे, अच्छा हमारे पास में रिलेशनशिप है, तो हम चाहे फर्स्ट मीटिंग ही हमारे घर हो, लेकिन हम दोस्ताना व्यवहार दिखाएंगे। वहाँ पर हम चाय पानी वगैरह अपने हॉस्पिटल में जो भी खर्च होता है वो खर्च करेंगे। तो ऐसी चीज़ वहाँ पर होती है। जब अंकेक्षण का स्टाफ वहाँ आ जाता है तो वो लोग भी उनको चाय पानी व्यवस्था करते हैं, फिर उनसे नाम पते पूछे जाते हैं, फिर उनकी हिस्ट्री जानी जाती है, उनको दोस्तों का व्यवहार बन जाता है वहाँ पर। तो इस केस में क्या होता है कि गलतियाँ हो भी रही होती तो भी फिर बाद में वो नहीं ढूंढते हैं, ऑर्डर के स्टाफ वहाँ पर आकर चला जाता है, बस केवल पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करा होता है। तो इससे क्या है, अल्टीमेटली उस बैंक को या उस बिजनेस को लॉस तो लगने वाला है। ये कि जो काम जिस पर्पज इन लोगों को अपॉइंटमेंट किया, दोनों को ही, ना तो कर्मचारी अपना काम कर रहा है, ना जो ऑडिटर है ना वो अपना काम कर रहा है, तो दोनों ही काम नहीं कर रहे, दोनों दोस्ताना एक संधि हो गई एक तरीके से। इसके बाद में हम बात करते हैं, वापस वही नाम यहाँ पर दिया गया है, इसको जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, हमने कंप्लीट ऑडिट जो पढ़ा था, वापस वही टॉपिक वापस मैंने यहाँ पर लिया है। सामयिक अंकेक्षण जिसे पीरियडिक ऑडिट बोला था, वार्षिक, अंतिम, चिट्टा या पूर्ण अंकेक्षण जिसे बोला था। तो इसके लाभ और इसकी हानियाँ क्या थे, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या थे, वो वहाँ पर डिस्कस नहीं किया, इस कारण इसको यहाँ दोबारा लिया गया है। देखिए, तो सबसे पहले इसके एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, इसके लाभ के बारे में बताइए। पूरे वर्ष के साक्ष्य जो भी एविडेंस है आपके, वो एक साथ मिल जाते हैं। ठीक है, आपको एविडेंस हर महीने में ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप कंप्लीट एक ही बार के अंदर करवा रहे हो, तो सारा क्या आपको एक साथ ही मिल जाएंगे। ये कंटिन्यूस ऑडिट खत्म हो चुका है, ठीक है, जस्ट उसके अपोजिट चलता है। ठीक है, वो वार्षिक अंतिम जो पहला टॉपिक था उसी के बारे में वापस चर्चा की जा रही है। यहाँ पर एक बार में ही जांच हो जाती है, तो सारी ऑडिट आपको टुकड़ों में न करके एक बार में, जब भी कंटिन्यूस ऑडिट में क्या था, आप हर महीने, हर दिन या किसी भी आप टुकड़ों में बांट कर ऑडिट कर रहे थे। कम खर्ची लिए, जाहिर सा था, आप ये पूरा काम एक साथ ही करने वाला था, आपके लिए खर्चे भी कम आने वाली, शीघ्रता से कंप्लीट हो जाएगी ये ऑडिट मतलब आपको, वो तो आपको साल भर ऑडिट चलने वाली, साल भर लंबा टाइम खाएगी, लेकिन ये आपको शीघ्रता से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इसके अंदर अकाउंट्स बनाने में आपको टाइम लग जाएंगे, जो फाइनल अकाउंट्स हैं उनको बनाने में इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि आपने अभी तक फाइनल अकाउंट एक ही बार में ऑडिट स्टार्ट करी, तो एक बार में तो टाइम ज़्यादा खाएगी सही ना, और वहाँ तो आप पहले ऑडिट कर चुके थे, तो लास्ट में आपको 10 दिन 15 दिन ऑडिट करी आपने, और तुरंत आप फाइनल अकाउंट्स बन जाएंगे आपके। छोटे व्यापारियों के लिए ये उपयोगी है, छोटे व्यापार के लिए जहाँ बिजनेस ट्रांजेक्शन कम है वहाँ सबसे अच्छी यही विधि है। अंकेक्षण से संस्था के कर्मचारियों को न्यूनतम बाधा होती है, तो ऑडिटर जो स्टाफ है वो साल भर नहीं आकर केवल साल में एक बार ही आता है, इस कारण इन लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है, 1 महीने 2 महीने की परेशानी होती है, उस समय में ऑडिट करवा लेते हैं, बार बार डेली परेशान होना नहीं पड़ता है। अब इसके लॉसेस क्या क्या है, लॉसेस देखिए क्या क्या है इस ऑडिट के लिए। इस ऑडिट के लॉस ये है, यदि मान लीजिए आप किसी बड़े बिजनेस के अंदर इसे अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लेन देन जहाँ आदि के, तो वहाँ उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम सारे वाउचर्स की टेस्ट नहीं कर पाएंगे, आपकी विस्तृत जांच नहीं हो पाएगी, तो बहुत सारी गलतियाँ रहने की संभावना है वहाँ पर, और अंतिम खाते तैयार करने में आपको बहुत समय लगने वाला है। क्यों लगने वाला है, क्योंकि आपने पहले तो ऑडिट करी नहीं, सारा ऑडिट प्रोग्राम एक साथ स्टार्ट करोगे, तो एक साथ काम करने के में आपको 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे, तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो भी आपको लग जाए, उसके बाद में ही आपकी जो बैलेंस शीट है वो कंप्लीट हो पाएगी, उसका अप्रूव कर पाएंगे कि आपको सबको सही पाया हुआ है। तो बैलेंस शीट तो पहले बन जाती है, और नहीं तो एक बार तो उसे ड्राफ्ट बैलेंस शीट बोलते हैं। एक्चुअल में क्या था आप समझिए, सबसे पहले क्या होती है, बुक्स में एंट्री होती है, ठीक है, बुक्स में एंट्री हो गई, फिर बाद में अकाउंट्स ओपन होते हैं, अकाउंट्स ओपन होने के बाद में फिर क्या होता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पी&ल अकाउंट, बैलेंस शीट बनती है। तो ये ट्रेडिंग, पी&ल अकाउंट, बैलेंस शीट जो बनती है ना, ये ड्राफ्ट मोड के अंदर बनती है। ड्राफ्ट मोड के अंदर क्या होता है कि इसमें हम अभी तक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारी ऑडिट प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो जब ऑडिट प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो वो क्या है, सारी चीज़ को ऑडिट करता है। फिर उन्हें लगता है कि ये आपने एंट्रियाँ ये गलत कर दी, या तो एसेट्स यहाँ पे से पी&ल अकाउंट में लगे, इसको यहाँ क्यों लेकर आया, ये इतना % डेप्रिसिएशन रेट गलत कम लगा दिया। तो वह सारे चेंजेस जो ऑडिटर जो हमें बताता है, वो सारे चेंज हम करते हैं। फिर हम फाइनल हमारी ना वो ऑडिट की जो सहमति से हम फाइनल हमारे पास में बैलेंस शीट बन जाती है, फाइनल ट्रेडिंग पी&ल अकाउंट बन जाते हैं, उनको हम अप्रूव करा लेते हैं। तो यदि आपका, क्योंकि अब साल भर में तो अंकेक्षण ने ऑडिट करी नहीं है, एक साथ कर रहा है वो, तो यहाँ टाइम ही लगने वाला है, तो ये सारा प्रोग्राम एक साथ लगा तो टाइम भी लगेगा, इस कारण आपका जो फाइनल अकाउंट्स है वो तैयार होने में टाइम लग जाएंगे। इसका नेक्स्ट अपन स्टडी करते हैं अंतरिम अंकेक्षण, इंटरिम ऑडिट। देखो नाम से पता है इंटरिम क्या होता है, इंटरिम का मतलब होता है जो काम आपने बीच में ही कर दिया, होना तो बाद में था लेकिन आपने बीच में ही कर दिया, भविष्य के अंदर और होएगा,
ठीक है ना। आप किसी भी ऐसा वर्क, आपने बहुत सारे जगह ये सुना होगा इस वर्ड, पहले आप समझिए इसका मतलब क्या होता है। इंटरिम एग्जाम। अब इंटरिम एग्जाम क्या हो सकते हैं, इंटरिम एग्जाम किसे बोलते हैं, आपके फाइनल एग्जाम तो बाद में ही सही, फाइनल ईयर का एग्जाम तो उसके बीच के अंदर ही आपने सेमेस्टर वगैरह आपने ऊपर कर लिया, प्री बोर्ड करा लिया, हाफ ईयरली एग्जाम करा दी, ये सारे इंटरिम प्रोग्राम कहलाते हैं, आपके इंटरिम एग्जाम कहलाएंगे यहाँ पर। जैसे कभी कभी आता है कोर्ट में इंटरिम डिसीजन दिया, अंतरिम निर्णय दिया, तो अंतरिम निर्णय दिया इसका मतलब है कि अभी तक तो फाइनल डिसीजन होना बाकी है, मतलब अभी तक उन्होंने जितना स्टडी किया उसके बेस पर हम इतना ये आदेश देते हैं कि ऐसा ऐसा कार्य किया जाए, तो कोर्ट ने ऐसा आदेश कर दिया, तो उसे बोलते हैं इंटरिम डिसीजन। लेकिन बाद में जब पूरा काम हो जाएगा, जब पूरी डीपली उसकी स्टडी कर ली जाएगी, कोर्ट केस के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब जाकर उसका फाइनल डिसीजन उस पर दिया जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पर है, इंटरिम ऑडिट क्या होती है कि अपन को क्या होता है, किसी विशेष परियोजना के लिए बीच में ही जरूरत पड़ गई कि आज हमें जाना है कि हमारे पास में कितने प्रॉफिट या कितने लॉसेज है, या फिर आज हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ऐसे तो नॉर्मली क्या होता है कि आपने साल भर के ट्रांजेक्शन किए, पूरा वित्तीय वर्ष आपका पूरा कंप्लीट होता है और उसके बाद में ही आप ऑडिट स्टार्ट कराते हो। लेकिन आपको बीच में ही निश्चित अवधि का 6 महीने की, 4 महीने की, 5 महीने का आपको चाहिए कि इस 4 महीने 5 महीने हमारे प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब ऐसी कब कब जरूरत पड़ सकती है, ऐसी सबसे ज़्यादा जरूरत कंपनियों को इंटरिम डिविडेंड बांटने के लिए पड़ती है। उन्हें इच्छा हो रही है, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको इच्छा है कि वो अभी ही इंटरिम डिविडेंड बांटें ताकि उनकी शेयर मार्केट वैल्यू बड़ी अच्छी आ जाए, तो वो फाइनेंशियल ईयर का एंड होने का वेट नहीं करेंगे, वो मार्केट को देखते हुए इंटरिम डिविडेंड बांटना चाहते हैं। अब इंटरिम डिविडेंड भी तभी बांट सकते हैं जब हमें पता हो कि हमारे प्रॉफिट लॉस कितने हैं। तो आप बोलेंगे हम ट्रेडिंग पीरियड अकाउंट में वहाँ से पता लगा लेंगे, लेकिन वो सही है या गलत है इसका भी तो पता लगाएं। तो वो सही है गलत है इसके लिए तो हम ऑडिट करवाते हैं, तो ऑडिट हमने बीच में ही करवा ली, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से पहले ही किसी विशेष परियोजना के लिए, जैसे हमें इंटरिम डिविडेंड लाभांश को बांटना था, तो उस लाभांश को बांटने के लिए हमने पहले ही ऑडिट करवा ली, तो इसको बोलेंगे हम इंटरिम ऑडिट है। तो यहाँ देखिए, एक पूर्ण वित्तीय वर्ष के बजाय एक निश्चित अवधि का अंकेक्षण है, विशेष परियोजना के लिए किया जा रहा है, जैसे कि इंटरिम डिविडेंड को बांटना आपको व्यवसायिक काल है, जो व्यवसायिक जो आपका जो बिजनेस पीरियड है उसके बीच में ही किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात इसकी, सबसे बड़ी एक अच्छी प्रॉपर्टी कि जो आपका पीरियडिकल अंकेक्षण था, जो फाइनल ऑडिट था, जो बैलेंस शीट ऑडिट थी, जो कंप्लीट ऑडिट थी, जो एनुअल ऑडिट थी, उसका ये पूरक इंग्लिश में बोलेंगे सप्लीमेंट्री को अपन ये बोल सकते हैं कि ये हेल्प करने वाला है। तो जाहिर सी बात है, जब आपने इंटरिम डिविडेंड एक बार में कर लिया 6 महीने का, 7 महीने का, 4 मंथ्स का, तो वो ऑडिट तो आपका हो चुका, तो फाइनल ऑडिट जब आप करोगे तो उस ऑडिट से आपको हेल्प मिलेगी कि इतना काम तो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, ये सेम वैसे ही है जैसे कि आपको कुछ काम मकान बनाना था, लेकिन मकान का एक पार्ट आपने पहले ही बनवा लिया, बनाना तो अगले साल के लिए था, लेकिन आपने एक पार्ट इस साल ही बनवा लिया, बीच के अंदर ही आपकी छवि, आप टाइम फ्री था, हमने पहले ही बना लिया। तो इस प्रकार अपन पहले ही कोई काम कर लेते हैं तो हमें आगे फाइनल काम के लिए वो हेल्पफुल रहता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ये आप ऐसे याद रखेंगे हमेशा कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सामयिक अंकेक्षक है, जो फाइनल ऑडिट है, उसका पूरक क्या है, तो आपको बोलेंगे इंटरिम ऑडिट। इंटरिम जो ऑडिट है वो उसका पूरक है, उसको सप्लीमेंट्री है उसके लिए, उसको पूर्ण करने वाला, इस कारण से बोलते हैं पूरक। इसके बाद में आगे हम देखते हैं चालू अंकेक्षण और वार्षिक अंकेक्षण का मध्य का ऑडिट है ये। तो ये क्या होता है, हमने चालू अंकेक्षण बताया, चालू अंकेक्षण क्या होता है जो साल भर चल जाता है, वार्षिक अंकेक्षण क्या होता है जो वर्ष खत्म होने के बाद चलता है, तो उनके बीच की एक टर्म है ये। इंटरिम ऑडिट क्या होता है 4 मंथ 3 मंथ्स के बाद में कर लिया हमने, 7 मंथ के बाद में, 8 मंथ के बाद में कर लिया। चालू अंकेक्षण कहते हैं साल भर चलता ही रहे, ठीक है। और ये क्या था, पूरा वर्ष खत्म होने के बाद केवल एक ही बार हुए, तो इंटरिम डिविडेंड क्या था इन दोनों के बीच की कड़ी थी वो, इस कारण से बोला था मध्य की ऑडिट, इस कारण से बोला था मध्य की ऑडिट है। जांच अधिक विस्तृत व गहन नहीं की जाती है, तो वर्बली सनसन निगाहों से इसमें टेस्ट की जाती है, बहुत ज़्यादा डीपली हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें क्या है किसी विशेष परियोजना को पूरा करना होता है, जैसे हमें इंटरिम डिविडेंड बांटना है, या फिर हम किसी बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं, तो हम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, बैंक बोला कि हम आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अभी 8% बताइए, 8% क्या सिनारियो चल रहा है, 8% सिनारियो बताने के लिए हमें बीच के अंदर ही हमें ऑडिट करानी पड़ेगी। तो इस केस के अंदर हम विस्तृत गहन जांच नहीं कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट इसके बाद में निपुणता या एफिशिएंसी ऑडिट। तो सबसे पहली बात है, देखो ये जो निपुणता है या एफिशिएंसी ऑडिट, जो इस तरह के 1-2 नाम और आगे लेने वाला हूँ मैं आपको, तो ये क्या है ऐच्छिक है, मतलब कंपलसरी नहीं है, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, ये आपकी इच्छा है तो करवा लीजिए, आपकी इच्छा है तो नहीं करवाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई है ना मतलब स्टेचुटरी ऑडिट का पार्ट नहीं है, ये तो बस ऐसे ही कुछ बड़े बड़े बिजनेस हैं वो करवाने लगे हैं, ये कोई साइंटिफिक नहीं है कि भाई ऑडिट होती है या इसके क्या नियम है, क्या प्रोटोकॉल है। देखिए ये क्यों किया जाता है,
व्यवसाय को अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए राय व सलाह के उद्देश्य से की जाती है ये ऑडिट। इसमें क्या होता है कि जो ऑडिटर्स हैं वो अपने जो आपके जो मैनेजर जो वहाँ लगे हुए हैं बिजनेस के मैनेजर्स, उनको राय दे सकते हैं कि आप इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, या फिर ये काम यहाँ पर गलत हो रहा है, इसकी जगह आप ऐसे करते तो आपको ज़्यादा लाभ होता, आप ये डिसीजन लीजिए। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, बिजनेस को एक अच्छी फॉर्म में चलवाना होता है जिससे कि आपके लाभ बढ़ सके। ठीक है, आपके कामों में गलती नहीं निकालना कर, मतलब उनके अंदर चेंज करवाने की गुंजाइश करी जाती है। इसके अंदर क्या होता है, उससे भी ऊपर की चीज़ सोची जा रही है कि आप एडवाइस कीजिए यहाँ पर कि आप क्या चाहते हैं, जिससे कि हमारे को क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस होने वाला है, यदि हम इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करते हैं तो हमारे पास में क्या मुनाफा होने वाला है, क्या हानि वाला है। तो ये सलाह के लिए रखी जाती है। तो ये हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए की जाती है। इस कारण से बोलते हैं निपुणता अंकेक्षण या एफिशिएंसी ऑडिट। इसके बाद नेक्स्ट है, आपके बाद पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट है औचित्य अंकेक्षण प्रोप्राइटी ऑडिट। तो ये क्या होता है, जो प्रबंधक है, जो आपके मैनेजर्स है, जो उनकी जो पॉलिसी से जो डिसीजन है उनकी टेस्टिंग के लिए किया जाता है। ये उनका स्किल देखा जाता है। ये वो जो ऑडिट थी वो तो क्या थी, कर्मचारियों की थी, ऊपर वाली ऑडिट थी। वो कर्मचारियों मतलब जो स्टाफ को काम करा उसके लिए थी, और उनके वर्किंग स्टाइल को देख ऑब्जर्व किया जा रहा था, मार्केट को ऑब्जर्व किया जा रहा था, और मैनेजर्स को एडवाइस की जा रही थी। यहाँ पर क्या है, ये उनसे बड़ी ऑडिट है, ये प्रबंधकों की ऑडिटर्स है। पहले हम इनको राय दे रहे थे, ये इन्हीं के ऑडिट है कि यार आप जो डिसीजन ले रहे हो वो डिसीजन कितने हार्मफुल है या कितने अच्छे हैं आपके इस बिजनेस के लिए, उसकी ऑडिट की जाती है। तो इसके बारे में ये देखा जाता है कि इनकी जो पॉलिसीज़, इनकी जो डिसीजन है, जिनकी नीतियाँ निर्णय हैं, उनकी जांच की जाती है। तो इसके अंदर क्या क्या हमारे जो बेसिक एलिमेंट्स हम चेक करते हैं वो देखते हैं। 3 बेसिक एलिमेंट्स हम देखते हैं किसी भी कोई भी जो डिसीजन लिया है। जैसे कि एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी चल रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी वहाँ चल रही है, तो उन्होंने रिसेंटली इसी साल से स्टार्ट करा दिया कि अब हम यहाँ पर जो बीएससी प्रोग्राम है, बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम उसे बंद करते हैं और इसकी जगह हम मेडिकल एमबीबीएस का प्रोग्राम लेकर आते हैं। उन्होंने ये डिसीजन लिया। तो अब इनका ये डिसीजन देखना होगा यूनिवर्सिटी पर्पज़ से कि ये डिसीजन कितना है ना ठीक है और कितना गलत है। कि उन्होंने बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम है वो तो बंद करने में जा रहे हैं वो, और उसी वहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मेडिकल एमबीबीएस का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो, ताकि बच्चे। तो अब ये देखा जाएगा कि यहाँ पर हम उनकी 3 चीज़ें देखेंगे कि उनकी बुद्धिमानी कितनी, निष्ठा कितनी और मितव्ययता कितनी है। इसके अंदर बुद्धिमानी का डिसीजन कैसे मानेंगे हम इसको, डिसीजन तब मान सकते हैं डिसीजन जब बीएससी नर्सिंग का स्कोप तो कम हो रहा हो वर्तमान में, और भविष्य को देखते हुए लग रहा हो कि एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा आने वाले हमारे पास में, तो कॉलेज बीएससी नर्सिंग तो बंद कर देगा कराना और एमबीबीएस कराना स्टार्ट कर देगा। यदि ऐसा डिसीजन, ऐसा एनवायरनमेंट देखा गया तो हम बोलेंगे कि बुद्धिमानी का डिसीजन है। और इसके अलावा यदि ये बायस होकर देखा जा रहा है, बायस होकर कैसे देखा जा रहा है, जो मैनेजर था वहाँ का जो उसे डायरेक्ट कर रहा था, उसने देखा कि उसकी खुद की डॉटर है वो एमबीबीएस मेडिसिन लेना चाहती है और वो चाहता है कि वो इसी कॉलेज के अंदर एडमिशन करा दे उसका, जबकि उस कॉलेज के अंदर तो एमबीबीएस होती ही नहीं है। तो उसने अपनी डॉटर के लिए ही, अपने निजी स्वार्थ के लिए ही, या फिर और किसी अपने दोस्तों को व्यवहार के लिए उनके सजेशन को देखते हुए ही, उनकी परेशानी को देखते हुए ही उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि हम एमबीबीएस कराना स्टार्ट करते हैं, जबकि वहाँ पर बीएससी नर्सिंग का स्कोप ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा था। तो इस में वो देखा जाएगा कि उनकी निष्ठा किसके प्रति है, किसके प्रति नहीं है। या फिर ये देखा जाएगा, निष्ठा की बात की जाती है, बुद्धिमानी की बात में निष्ठा की बात की जाती है कि ये देखते हैं कि वो डिसीजन कितना फेथफुल है या नहीं है। जैसे मान लीजिए वो एमबीबीएस कराने डिसीजन ले तो रहा है, लेकिन बाद में यही जानबूझ के डिसीजन ले रहा था कि बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे यहाँ से आना बंद कर दें और उसी के दोस्त के कॉलेज के पास में चले जाएँ वो सारे स्टूडेंट। तो हम ये नहीं मानेंगे वो निष्ठावान व्यक्ति, निष्ठावान प्रबंधक है हमारे पास में। मितव्ययी इकोनॉमी होना चाहिए डिसीजन आपका हो वो कम, मतलब ऐसा हो कि उससे बचत हो आपको। हम जो इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हो, जो एडिशनल पैसा आप लगाने जा रहे हो, 10 लाख 20 लाख 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी आप पैसा खर्च करने वाले हो, उसके कंपेयर में आपकी इनकम में ना काफ़ी अधिक आपको बढ़ने वाली हो। तो आपके जो डिसीजंस हैं, जो भी प्रबंधक, जो भी नीतियाँ निर्णय हैं, उनके लिए हम 3 एलिमेंट सोचते हैं। वो क्या क्या हैं, बुद्धिमानी, निष्ठा और मितव्ययता, विजडम, फेथफुलनेस और इकोनॉमी। तो इन चीज़ों देखकर जो ऑडिट की जाती है उसे बोलते हैं अपन औचित्य अंकेक्षण प्रॉपर्टी ऑडिट बोलते हैं उसे। इसके बाद में हम बात करते हैं निष्पत्ति या निष्पादन ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस नाम से चला कि परफॉर्मेंस कैसी रही, तो कार्य संपादन निर्धारण लक्ष्यों के अनुरूप है या नहीं, इस कार्य के लिए ऑडिट की जाती है। बस शॉर्ट लाइन याद करेंगे अपन इसके अंदर से कि क्या हमारे पास में जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें साल भर के हमारे एम डिसाइड होते हैं। यदि आज आपका गवर्नमेंट कॉलेज चल रहा है तो उसके साल भर के एम डिसाइड है कि हमें किस लेवल तक हमें वर्क करना है, हमें कौन कौन से हमें रिजल्ट कितना अच्छा देना है। हमारे पास केवल यही नहीं है केवल एग्जाम लेना, पढ़ाई कराना है, बल्कि हमें ये परचम फहराना होता है कि आपका जो कॉलेज है वो सबसे अच्छा कॉलेज बन जाए,
कि उसमें लाइब्रेरी भी हो अच्छी से अच्छी, जहाँ सारी सुविधाएं हो या नेट फैसिलिटी हो, सब कुछ हर चीज़ों पर विचार किया जाता है। यहाँ कैंटीन बहुत अच्छी, हर चीज़ों पर विचार किया जाता है। तो इस केस के अंदर हम देखते हैं कार्यों का संपादन निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो हमारे जो टारगेट्स हमने सेट किए हैं उनको पूरा करने की दिशा के अंदर हमारा काम चल रहा है नहीं चल रहा है। तो हमारी जो वर्क है उसकी ऑडिट होती है, वर्क एफिशिएंसी की ऑडिट होती है यहाँ पर, कि आपको वर्क किस डायरेक्शन चल रहा है, किस डायरेक्शन नहीं चल रहा है। एक वर्ड है प्रबंध अंकेक्षण। तो मैनेजर ऑडिट ये क्या होता है, जो ऊपर जो हमने 6, 7, 8 पढ़े उन सबको बोलते हैं अपन निपुणता, औचित्य, निष्पादन, इन सबको मिक्सअप रूप से बोलते हैं। सारे ऑडिट प्रोग्राम जो हमारे द्वारा किए जा रहे हैं तो इसे बोलते हैं प्रबंध अंकेक्षण बोलते हैं इसे, ठीक है। तो प्रबंध अंकेक्षण में सारे काम किए जाते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे 10 और 11। ये मैंने 2 ऐसे ऑडिट हैं जो आपकी इस बुक में अभी तो नहीं है, बाद में हो सकते हैं। रमेश पुगड़ी पब्लिकेशन उसमें अभी नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको याद करना है। आगे ज़रूर होंगे ये, आप इसको समझेंगे, अच्छी तरह याद रखेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ 10वें नंबर पे लागत अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट। अब कॉस्ट ऑडिट क्यों की जाती है? जो कॉस्ट ऑडिट का जो मेनली जो पर्पज़ है वो, पहले तो आप देखिए कॉस्ट ऑडिट होती कहाँ है। कॉस्ट ऑडिट होती है वहाँ है जहाँ पर निर्माण कार्य चलता हो, जहाँ पर एक प्रोडक्ट बनकर आ रहा हो, जहाँ पर एक आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया हो, जहाँ पर आपने मतलब कॉस्ट अकाउंट जहाँ आपने पढ़ा था ना, जब आपने फर्स्ट ईयर के अंदर कॉस्टिंग बुक रख पड़ी थी हमें, तो कॉस्टिंग बुक के अंदर आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े होंगे, ईंटों के भट्टे पड़े होंगे, बांध का निर्माण पड़ा होगा, फैक्ट्री का निर्माण पड़ा होगा, आपने वहाँ कुर्सियों का निर्माण पड़ा होगा, स्टूल का निर्माण पड़ा होगा। तो जहाँ जहाँ निर्माण जो कार्य आते हैं, जहाँ यूनिट्स बन रही है, जहाँ पर आप फिजिकली देखने वाली जो यूनिट्स है वो देख रहे हो, तो वहाँ पर ये ऑडिट की जाती है। अब ये ऑडिट क्यों की जाती है? ये ऑडिट इसलिए की जाती है ताकि आप पर यूनिट कॉस्ट को पता लगा सकें कि पर यूनिट कॉस्ट हमें क्या आ रही है। जैसे आप एक चेयर बन रही है, एक साड़ी बन रही है, एक बुक बन रही है, एक घड़ी बन रही है, तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या आने वाली, एक घड़ी की प्राइस क्या है, एक कुर्सी की प्राइस क्या है, एक साड़ी की प्राइस क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए ऑडिट की जाती है। तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है कि पर यूनिट कॉस्ट बताते हुए जो ऑडिटर है वो अपनी राय प्रकट करता है लागत लेखों पर। लागत लेखे से मतलब यहाँ जो कॉस्ट अकाउंट्स हैं, जो कॉस्ट अकाउंट्स जो कॉस्टिंग के अंदर आपने पढ़े थे वो हैं यहाँ पर। फाइनल अकाउंट्स नहीं है, कॉस्ट अकाउंट्स अलग होते हैं, फाइनल अकाउंट्स अलग होते हैं। फाइनल अकाउंट्स वो होते हैं जो बिल्कुल एग्जिट चलते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंट क्या एस्टिमेट बेस पे भी चलते हैं। अब देखिए किसके द्वारा की जाती है ये। ICWA CMA के जो सदस्य होते हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। उनकी योग्यता यदि पूछे जाए तो ICWA के जो मेंबर्स हैं जिन्हें हम CMA कहते हैं, पहले आप ICWA बोलते थे, कॉस्ट अकाउंटेंट जिन्हें बोलते थे, आज से उसका नया नाम है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जैसे चार्टेड अकाउंटेंट, तो वैसे ये भी एक डिग्री कोर्स है CMA चार्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो वो व्यक्ति इसको कर सकता है। इसके बाद बताइए कहाँ पर बताया गया है कि इसकी ऑडिट करना जरूरी है। कंपनी एक्ट 2013 जो कंपनी थी 2013 उसका सेक्शन 148 के अंदर बताया गया है। और कहाँ कहाँ हमें करना होगा, जहाँ उत्पादन कार्य होता है, जहाँ निर्माण कार्य होता है, जहाँ खनन होता है, जहाँ माइनिंग होती है, प्रोडक्शन होता है, कन्वर्जन होता है, प्रविधि प्रोसेसिंग होती है। तो ऐसी कंपनियाँ जहाँ लगी हुई, जैसे माइनिंग से मतलब क्या होता है, जहाँ पर कोल माइंस हो रहा है, ठीक है। निर्माण का कार्य में जहाँ भी कोई भी निर्माण कार्य चल रहा है, जैसे कि आप ब्रिज बन रहा है, पुलियाँ बन रही है, सड़कें बन रही है। उत्पादन में जैसे कुर्सी, टेबल कुर्सी, कुछ भी उत्पादन होता है, कपड़े वगैरह सब कुछ आ गया, XYZ सारी। रूपांतरण कन्वर्जन हो गया आपका इसके अंदर, जैसे कि आपका तेल वगैरह आपने उसे रिफाइन किया, उसका प्रोसेसिंग करके उसका ना मेथड बदल दिया आपने, जैसे आपने पेट्रोल अलग कर दिया, डीजल अलग कर दिया, वेस्ट अलग बना लिया आपने। तो जिन्हें लागत लेके रखने अनिवार्य हैं उनको सबको लागत अंकेक्षण कराने का आदेश है केंद्र सरकार दे सकती है। तो आप देखिए कि इससे एक्ट बताया गया 148 के अंदर बताया गया है, इस कामों के अंदर लगे हुए जो भी सारे बिजनेस है उन्हें करना पड़ेगा। लागत अंकेक्षण कराने का आदेश कौन दे सकता है? सबसे बड़ी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, ठीक है। करेगा कौन? CMA ICWA के जो मेंबर्स हैं, वो सदस्य हैं, वो लोग करेंगे केंद्र सरकार के आदेश पर। अब देखिए इसके अंदर आगे और बताया गया लागत अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है। लागत अंकेक्षक की जो नियुक्ति बताई गई है वो करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी के जो संचालक है वो इसके अपॉइंटमेंट करेंगे। इसके बाद में बात आती है रिपोर्ट ये एक तो केंद्र सरकार को देंगे और एक प्रति संबंधित कंपनी को देंगे, मतलब जिस कंपनी के ऑडिट की जा रही है उसको देंगे। तो रिपोर्ट जो फाइनल रिपोर्ट जो बनती है वो अंकेक्षक किसको देंगे? केंद्र सरकार को देंगे। HL में क्या होता है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो कंप्लायंस को पूरा करना होता है। मैं आपको यहाँ छोटे से एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या है, एक नियम बना हुआ है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, SEBI 1992 बताया गया है, एक बोर्ड है हमारे पास, एक वैधानिक संस्था है वो। उन्होंने ये बताया कि कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी कंपनी दुनिया की, वो भारत के अंदर बिजनेस करना चाह रही है, तो उसके अंदर भारत के अंदर कोई भी बिजनेस व्यापारी है, वो जो निर्माण कॉस्ट जो उसकी आने वाली है,
जो उसको बनाने की लागत आने वाली, जो उसकी कॉस्ट आने वाली, उससे कम प्राइस पे वो सेल नहीं करेगा। अब आप कहोगे सर कम पे क्यों सेल करेगा, कम पे सेल तो कोई करेगा नहीं कि उसको घाटा होने वाला नहीं। कम पे सेल कर सकता है कोई व्यक्ति। अब ऐसा क्यों करता है, ऐसा इसलिए करता है मार्केट को कैप्चर करने के लिए। ऐसा नियम क्यों आया था, देखिए पहले जो धीरू भाई अंबानी थे उन्होंने क्या, विमल गारमेंट्स से कपड़ा बनता है आपका, विमल गारमेंट्स फंक्शन होगा, तो उन्होंने क्या किया, जब इंडिया के अंदर और भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी जहाँ पर कपड़ा बनता था, तो उनके पास में अच्छा खासा पैसा हो चुका था पेट्रोलियम कंपनी से, उनका पास में अच्छा खासा पैसा था, तो उन्होंने गारमेंट्स जो टेक्सटाइल है उसको पूरे को ऑक्यूपाई करने के लिए उन्होंने क्या करा, अपना जो खुद का अच्छा क्वालिटी का जो कपड़ा है वो उन्होंने बहुत कम कीमत उतार दिया। इतनी कम कीमत, जैसे मान लीजिए कि एक पैंट का कपड़ा है वो 100 रुपये के अंदर बन रहा है, तो वो उन्हें बाजार में 80 रुपये में बेच रहे हैं। अब ऐसा करके वो 20 रुपये का घाटा खा रहे हैं, ठीक है वो घाटा खा रहे हैं, लेकिन अब वो व्यक्ति घाटा खा सकते हैं आसानी से। कैसे घाटा खा सकते हैं, क्योंकि उनके पास में दूसरे और बहुत सारे बिजनेस है जहाँ से उनके पास पैसा आ रहा है और वो बहुत अमीर व्यक्ति है। तो उन्होंने क्या करा, बहुत लंबे टाइम से कंटिन्यू घाटा खाते रह गए, 6 महीने, साल भर, 2 साल तक घाटा खाते रहे, चलते रहे। इससे क्या हुआ, जब आपको सस्ती चीज़ मिल रही थी तो आप उसे ही परचेज करेंगे, अच्छी भी मिल रही है, सस्ती मिल रही है, तो जो दूसरे व्यक्ति की है जिसके पास केवल एक ही बिजनेस है, जो कपड़े का ही व्यापारी है, वो तो घाटा खा नहीं सकता। जब उसकी कॉस्ट ही 100 रुपये में आ रही है तो वो उसे 90 में कैसे बेचेगा, उसके बाद वो 10 रुपये जो घाटा हो गया वो कहाँ से लेगा, उसका कोई दूसरा बिजनेस है ही नहीं। तो इस केस में क्या हो गया कि जो छोटे छोटे व्यापारी थे, जो नए नए बिजनेसमैन थे, जिनके पास केवल सिंगल बिजनेस था, वो लोग ज़्यादा समय तक मार्केट में टिक नहीं पाए, तो उन लोगों के स्वेटर बंद, उनके जो दो गोदान है वो बंद हो गए, उनकी जो फैक्ट्रियाँ वो बंद हो गई, शट डाउन हो गई उनकी फैक्ट्रियाँ, क्योंकि वो इतना कम रेट पे सेल नहीं कर पाते, सेल खत्म हो गई उनकी, तो उनसे कोई परचेजिंग डिमांड खत्म हो गई, सारा विमल गारमेंट्स बिकने लग गया है। तो विमल गारमेंट्स फिर बाद में जब सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई तो विमल गारमेंट्स ने वापस पैसा वसूल करना, इंडिया से वापस पैसा वसूल करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जैसे ही जो प्राइस उन्होंने 100 से 80 घटाई थी, अब उन्होंने 100 से बढ़ाकर वापस 200 रुपये कर दी, एकदम से जंप कर दी, क्योंकि अब मार्केटों को दूसरा देने के लिए अवेलेबल है ही नहीं। पहले उन्होंने सारी फैक्ट्रियाँ बंद करा दी। तो एक मोनोपोली थी कि ऐसा हर बिजनेसमैन ऐसा कर सकता है जिसके पास में बहुत सारा पैसा है, तो वो छोटे व्यक्तियों का, छोटे जो बिजनेसमैन उनको ऑब्जर्व कर सकता है, उनका हनन कर सकता है, उनको ना गायब कर सकता है। तो इससे बचने के लिए ये किया गया कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट निकाली जाए, और ये नियम बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति पर यूनिट कॉस्ट से कम पर माल नहीं बेचेगा। इस कारण ये कॉस्ट ऑडिट की जाना सेंट्रल गवर्नमेंट की कंप्लायंस होता है कि इसे आप कराना ही पड़ेगा आपको। इस कारण इसकी एक रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता रहे कि आपके यहाँ के में जो फैक्ट्री में कपड़ा बन रहा है वो कितने कॉस्ट में बन रहा है, या कुर्सी बन रही है तो कितनी कॉस्ट में बन रही है। अब इसमें नेक्स्ट था कि अंकेशों का जो पारिश्रमिक की यदि बात करें तो अंकेशों पारिश्रमिक सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो पहली बात यहाँ बात करें अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट तो कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। रिपोर्ट किसको देगा, केंद्र सरकार को देगा। पारिश्रमिक कहाँ से मिलेगा, जो सदस्य जो तय करेंगे वो उससे पारिश्रमिक रेम्युनरेशन से लेना होगा। अब अपॉइंटमेंट करने का आदेश मतलब किसकी कंप्लायंस करना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। कौन, योग्यता क्या है उसकी, CM है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, वो इसे करेगा। लास्ट है इसकी आज का टॉपिक, आज के बाद हम यही खत्म करेंगे, वो है विशेष अंकेक्षण स्पेशल ऑडिट। देखो स्पेशल ऑडिट क्या होती है, ये कंपनी यदि 1956 में बताई गई थी कि धारा 233 सेम है, और आज भी यही चल रही है। हालांकि कंपनी एक्ट 2013 आ चुका है, लेकिन इस केस के लिए, विशेष ऑडिट के लिए आज भी हम वही पुरानी कंपनी का लॉ एक्ट ढूंढते हैं। तो इस केस में बताया गया है कि ये केंद्र सरकार के आदेश पर की जाती है, इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। रिपोर्ट किसको देंगे, रिपोर्ट हम केंद्र सरकार को देंगे। हम किसको रिपोर्ट देंगे, केंद्र सरकार को हमारी रिपोर्ट देंगे। और खर्च कौन वहन करेगा, कंपनी को सारा खर्चा वहन करेगा, जो ऑडिटर का जो पेमेंट वगैरह वो करना पड़ेगा। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जब मान लीजिए ऐसा लगा जा रहा है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि आपका जो बिजनेस आप रन ऑन कर रहे हो वो प्रकृति के या नेचुरल जो मानवीयता व्यवहार है उनको पालना नहीं करते हुए आप कर रहे हो। जैसे कि आपका बिजनेस चल रहा है, वहाँ पर आपने बहुत सारे लेबर बुलाई और उनको आपने वहीं किडनैप कर लिया, या फिर आपने अंधाधुंध माइनिंग करी जिससे कि प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है, और वहाँ के जीव जंतु जो जानवर है, एनवायरनमेंट है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। तो इस तरह जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उनको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, बल्कि इतना लालच कर रहे हो। आप बिजनेस का पर्पज़ लालच करना नहीं होता, बल्कि ना बिजनेस को ये माना गया है कि समाज को सेवाएँ दे रहे हो आप, समाज को है ना आप नए नए प्रोडक्ट देते हुए बिजनेस से आप लाभ कमाना चाहते हो। आपका जो प्राइमरी उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि ये माना जाता है कि नई वस्तुएं, नई सुख सुविधाएं होती हैं वो आप प्रोवाइड कराना चाहते हो समाज को, इसलिए आप बिजनेस कर रहे हो। ये ना कि इसलिए कि आप लाभ कमाना चाह रहे हो। लाभ कमाना आपका सेकेंडरी उद्देश्य माना जाता है, आपको प्राइमरी उद्देश्य का सुख सुविधा देना माना जाता है। तो जब सुख सुविधाएं देना तो न होकर आपको फ्रॉड वॉरड से आप केवल बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो उस केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्पेशल ऑडिट की डिमांड कर देगा, और स्पेशल ऑडिट आपको करवानी पड़ेगी। इस केस में रिपोर्ट किसको जाएगी, केंद्र सरकार को।
तो आज मैं बताऊं, आज हमने यहाँ बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए। यहाँ मैंने 11 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि हमारे ऑडिट के जो टाइप हैं वो 11 में डिवाइड कर दिया। आपकी बुक में हो सकता है 9 हो 10 हो, और किसी टॉपिक के बारे में आप बुक्स में बहुत लंबा लंबा लिखा हो सकता है, आप उसे पढ़ सकते हो आराम से, उसे याद कर सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन आप टेक्निकली पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, इन पॉइंट्स में हेर फेर बदल नहीं करोगे। इन पॉइंट्स को आपको वहाँ एग्जाम में रख कर आना है आना है। आप अनावश्यक कचरा बनने से बढ़िया है कि इन पॉइंट्स को कम से कम वहाँ रख कर आएँ सही, और अच्छी फॉर्म में रख कर आएँ। ठीक है, जैसे जैसे आप ऑडिट को पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी डिक्शनरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। डिक्शनरी से मतलब क्या है, आपकी जो इस टर्म्स है, इस बुक के लिए जो भी टर्म्स काम लेने वाले हैं, वो सारे वर्ड्स आपको याद होने वाले हैं, वो सारे सेंटेंस आपको याद होने वाले हैं। तब आप बहुत अच्छी स्पीच इसके ऊपर दे सकते हो, बहुत अच्छा आप लिख सकते हो। आपको कंटिन्यूसली मेरे जो वीडियोस है वो देखने पड़ेंगे। मैं हफ्ते में 2 या 3 वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, लेकिन ये ऑडिट को ख़त्म करने के लिए सफिशिएंट है। ऑडिट का बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि ऑडिट आसानी से कंप्लीट हो जाएगी हमारी। ठीक है, कोशिश क्या है तो श्योर ही ऑडिट आराम से ऑनलाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप इस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के साथ में। थैंक यू।